गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ जी, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हाँ जी, सत श्री अकाल, आदाब। आप जिससे भी कनेक्टेड फील करते हैं वो ही आप सभी के लिए नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ जी, जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके जितने भी भाई बंधु साथी संगी जो भी हैं, जो हिस्ट्री, जो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पोर्शन हिस्ट्री है, तो उनको क्या मिलेगी, हिस्ट्री से रिलेटेड जानकारी मिलेगी। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। तो चलिए आज का जो इवनिंग सेशन है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है। हमेशा से एक ही बात कहती आई हूँ, क्वेश्चंस मेरे हैं, जवाब आपके हैं, आपको ही क्या देने हैं, जवाब देने हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नए नए क्वेश्चंस की। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है इसका आंसर क्या है। पहले इसको रीड आउट कीजिए, उसके बाद बताइए इसका आंसर क्या है। कि हु वाज द मिडावल रूलर हु इशूड द सिल्वर कॉइन टका इन नॉर्थ इंडिया। उत्तरी भारत में उत्तरी भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन सी। उत्तरी भारत जी चांदी का सिक्का टक्का जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन सी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। जल्दी से जल्दी जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ जी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है कि मध्यकालीन भारत में जो चांदी का सिक्का, सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि एक टका एक सिक्के का नाम है जो किस धातु को बना हुआ है, चांदी का बना हुआ है। तो आपको बताना है कि मध्यकालीन भारत के अंदर सबसे पहले इस टके को जारी करने वाला शासक कौन था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। आप सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। तो वो कौन है, इल्तुतमिश है। कौन है, इल्तुतमिश है। कि इल्तुतमिश ने ही दो तरह के सिक्के चलाए थे, याद रखिएगा। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था, तो वो कौन था, इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश ने क्या शुरू किया था, एक तो शुरू किया था आपका चांदी का टका। क्या शुरू किया था, चांदी का टका। क्या शुरू किया था, चांदी का टका। क्लियर, बात समझ में आई, चांदी का टका। दूसरा शुरू किया था तांबे का जित्तल। क्या शुरू किया था, तांबे का जित्तल। तांबे का जित्तल। क्लियर, बात समझ में आई। अब एक चीज समझिए, तांबे का जित्तल जिसे हम क्या कहते हैं, दाम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दाम कहते हैं। और 1 रुपए में कितने दाम होते हैं, 64 दाम होते हैं। क्या होते हैं, 64 दाम होते हैं। हालांकि ये बात का कॉन्सेप्ट है, जब आप लोग जब शेरशाह सूरी पढ़ते हैं तब ये कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन अभी का ध्यान रखिएगा कि शेरशाह सूरी ने जो सिक्का, सॉरी इल्तुतमिश ने जो सिक्का जारी किया था उसका नाम क्या था, चांदी का टका। और एक और शुरू किया था जिसका नाम था तांबे का जित्तल। मतलब कि जित्तल एक सिक्के का नाम था जिसको क्या, कौन सी धातु का था, तांबे का था। क्लियर, बात समझ में आई। हाँ जी, स्टूडेंट जो लाइव नहीं आए जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, जिससे कि आप लोग जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है वो आप कर पाए। तो बताइए इसका क्वेश्चन का जो है वो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, कि इल्तुतमिश ने क्या शुरू किया था, चांदी का टक्का और तांबे का जित्तल। क्लियर, बात समझ में। आप सभी को मैं बता दूं, एक व्यक्ति है जिनका नाम है नेल्सन, नेल्सन राइट। उन्होंने इल्तुतमिश को एक बहुत बड़ी उपाधि दी है। कहने का मतलब ये एक बहुत बड़ी अच्छी स्टेटमेंट कही है कि इल्तुतमिश के द्वारा जारी किए गए जो सिक्के थे उससे पता चलता है कि ये बहुत बड़ा क्या था, अर्थशास्त्री था। क्लियर, बात समझ में आई। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे भी याद रखिएगा और चांदी का टका और तांबे का जित्तल भी याद रखिएगा। आगे बढ़े सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से जल्दी बताइए कि दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक ट्रांसलेशन विभाग की क्या की थी, स्थापना की थी, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, कि उससे दोनों संप्रदाय मतलब कि हिंदू और मुस्लिम के लोगों में एक दूसरे के विचारों की क्या हो, समझ बेहतर हो सके। मतलब कि क्या कहना चाहता है कि दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, जिससे कि जो हिंदू मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के विचारों को समझ सके। कहने का मतलब ये है कि हिंदी की कोई किताब है उसका फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया जाए ताकि फारसी जो लोग हैं उसको समझ सके। फारसी भाषा की जो किताब है उसका हिंदी भाषा में ट्रांसलेट किया जाए, जैसे हिंदी धर्म के जो लोग हैं उसको क्या करें, समझ सकें। बात समझ में। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, हाँ जी ऑनलाइन जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल सही, वो क्या रहेगा, फिरोज शाह
तुगलक, क्योंकि आप सभी को बताऊं फिरोज शाह जो तुगलक था उसकी जो माँ थी वो क्या थी, हिंदू थी। तो इस वजह से फिरोज शाह तुगलक चाहता था कि जो हिंदू धर्म है और जो मुस्लिम धर्म है इन दोनों के बीच में जो इनके विचार हैं, उनकी जो आपसी समझ है, एक दूसरे को क्या किया जा सके, ट्रांसफर किया जा सके, एक दूसरे को क्या किया जा सके, शिफ्ट कर दिया जा सके, जिससे पता चले कि मुसलमान धर्म को लोगों को पता चले कि हिंदू धर्म में अच्छी बातें हैं और हिंदू धर्म के लोगों को पता चले कि मुसलमान धर्म में क्या है, अच्छी बातें हैं। क्लियर? तो वो क्या है, फिरोज शाह तुगलक है। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े ऑनलाइन, यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए। हाँ जी, जल्दी से जल्दी। हाँ जी, जो चीज समझ में आती है उस चीज को मुझे बताइए कि मैम ये हमें समझ में आ गया। जो चीज नहीं समझ में आती अपने कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे टाइप कीजिए कि मैम हमें ये चीज समझ नहीं आई, आपको वो समझा दी जाएगी। क्लियर? बात समझ में आई? आगे बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि होली के त्योहार नु सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन सा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि होली के त्योहार में, होली आने वाली है, होली आने वाली है, अभी मुझे लगता है शायद हफ्ते बाद में होली है। तो होली के त्योहार में इससे आप लोगों को याद रहेगा कि होली के त्योहार में भाग लेने वाला पहला शासक कौन था, पहला सुल्तान कौन था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी को बताना है इसका आंसर। हालांकि मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं क्योंकि क्लास में बहुत बार हमने किया है, फिर भी मैं आप लोगों से पता लगाना चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है ऑनलाइन। हाँ जी स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, इसका आंसर क्या रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मैं हमेशा कहती हूँ विद्वानों का विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम क्या कहते हैं, पागल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सनकी कहते हैं। इस व्यक्ति ने क्या किया था, होली के त्योहार में क्या लिया था, भाग लिया था और होली खेली थी। क्लियर? बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इस द क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2 सूचियां दी गई हैं, आपको मिलाना है कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा काम करता है, आपको ये सारी बातें बतानी है। तो आप याद कीजिए दीवाने अर्ज, मैंने आपको करवाया था दीवाने अर्ज, जो किसने शुरू किया था, बलबन ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था, बलबन ने शुरू किया था। और ये किससे रिलेटेड था, सेना से रिलेटेड था, आर्मी से रिलेटेड था। हाँ, रिलेटेड टू आर्मी डिपार्टमेंट, रिलेटेड टू आर्मी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीवाने इंशा। इंशा मतलब होता है जो शाही जो पत्र होते हैं, जो शाही लेटर्स होते हैं, उनको पढ़ने वाला वो कौन होता है, इंशा होता है। कौन होता है, इंशा होता है। दीवानी वजारत, आप सभी को पता है वजारत मतलब कि जो मंत्री होते हैं, वजीर होते हैं, जो फाइनेंशियल से रिलेटेड क्या करते हैं, काम करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, जो वित्तीय मामलों से रिलेटेड काम करते हैं, वो कौन होते हैं, वजारत। क्योंकि सुल्तान के बाद में जो सबसे मेन होता है वो कौन होता है, वजीर होता है। और पैसा क्या सबसे ज्यादा मेन है, तो वजीर क्या संभालता है, फाइनेंस को संभालता है। बचा का आपका दीवाने रियालत। दीवाने रियालत किससे रिलेटेड है, धार्मिक मुद्दों से रिलेटेड है। क्लियर? बात समझ में आई? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। यहां पे नहीं दिया गया, यहां पे भी नहीं दिया गया, यहां पे भी नहीं दिया गया, यहां पे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का क्या रहेगा, थर्ड। डी का क्या रहेगा, थर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इसी के साथ इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना आए। क्लियर? बात समझ में आई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार सबसे अधिक गुलाम थे। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी स्टूडेंट हो यहाँ होगा जिसको ये क्वेश्चन ना आता हो। तो जल्दी से जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। जिन्होंने ये क्वेश्चन बताया उनको मेरी तरफ से एक टॉफी पक्का है, एक टॉफी आप लोगों को पक्का है। तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा गुलाम किसके पास थे, सबसे ज्यादा गुलामों के प्यार कौन करता था, कौन करता था, फिरोज शाह तुगलक, जिसने एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसे हम क्या कहते हैं, दीवान
दीवान ए बंदगा, दीवाने बंदगा जो किससे रिलेटेड था, गुलामों से रिलेटेड था। इसके दरबार में 1,80,000 क्या थे, दास थे। 1,80,000 क्या थे, दास थे। कई बार ये भी पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के दरबार में कितने दास थे, तो कितने थे, 1,80,000। अब इन लोगों को रखने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए, तो उसके लिए इसने क्या बनाया था, एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसे हम क्या कहते हैं, दीवाने बंदगा कहते हैं। क्या कहते हैं, दीवाने बंदगा। अगर याद नहीं रहता तो याद रखिएगा, जो गुलाम होते हैं उनको क्या करके जाता है, बंदी बना के लिया जाता है, मतलब कि बंदी बनाकर लाया जाता है। तो बंदी मतलब गुलाम और बंदी मतलब डिपार्टमेंट, बंदगा। बात समझ में आई, मतलब बंदी मतलब क्या हो गया, गुलाम हो गया। इनको क्या, या तो ऐसे याद कर लो, जो गुलाम होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, बंद करके रखा जाता है, तो बंद मतलब कि बंदगा। या फिर ऐसे याद कर लीजिए कि इनको क्या किया जाता है, बंदी बनाकर लाया जाता है, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, बंदगा कहते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसे हम क्या कहते हैं, दीवाने बंदगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। और इसके दरबार में कितने दास थे, 1,80,000 दास थे। क्लियर, बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर ऑनलाइन, किसी प्रकार की दिक्कत समस्या, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके पहल पर की गई थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि एक जो कांग्रेस की स्थापना है वो किसके पहल पे की गई थी, बताइए ऑनलाइन, किसकी पहल पर की गई थी, किसके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई है। हाँ जी बिल्कुल सही, ए ओ ह्यूम। कांग्रेस का फादर ऑफ कांग्रेस किसे कहा जाता है, ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूं कि कांग्रेस किसका आइडिया था, सबसे पहले किस व्यक्ति ने कहा था कि हमें एक ऐसी पार्टी बनानी चाहिए, तो ये आइडिया किसका था, तो वो आइडिया किसका था, उस टाइम पे भारत का जो वायसराय था जिसका नाम था डफरिन। क्या नाम था, डफरिन। उसने इसको कांग्रेस का बनाने का आइडिया दिया था। और ए ह्यूम ने क्या किया था, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। फिर दादाजी को ये नाम पसंद नहीं आया और उन्होंने इसका नाम बदल कर क्या रख दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। क्लियर, बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा, आंसर रहेगा ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जिसे हम शिमला का हैमिट कहते हैं, जो कहां का रहने वाला था, स्कॉटलैंड का रहने वाला था और अंग्रेज अधिकारी था। क्लियर, सेना के अंदर नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर था, सैन्य अधिकारी था, मतलब कि सेना से रिलेटेड नहीं था, ये एडमिनिस्ट्रेशन से क्या था, रिलेटेड था, प्रशासन से रिलेटेड था। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस से पहले सेशन थी, प्रधानगी किसने की थी, बताइए किसने की थी, किसने की थी भाई, किसने की थी, जल्दी से जल्दी बताइए ऑनलाइन। हाँ जी बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। कई बार हम इजी क्वेश्चन भी गलत कर जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसने कांग्रेस के फर्स्ट सेशन की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी था। कांग्रेस का फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट कौन था, दादा भाई नौरोजी था। कांग्रेस का फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी था। और कांग्रेस का फर्स्ट अंग्रेज अधिकारी कौन था, जॉर्ज यूले था। कांग्रेस की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट कौन थी, एनी बेसेंट थी। और कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। क्लियर, बात समझ में आए। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा, आंसर रहेगा, जिसने कांग्रेस की फर्स्ट सेशन की क्या की है, अध्यक्षता की है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था। हाँ जी बताइए किसके द्वारा किया गया था ऑनलाइन, हाँ जी जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। आप सभी को पता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। हालांकि यहां पे ऑप्शन में नहीं दिया गया, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि INA आजाद हिंद फौज का आइडिया सबसे पहले किसके मन में आया था, तो वो किसके मन में आया था, कैप्टन
मोहन सिंह के मन में? किसके मन में आया था? मोहन सिंह के मन में आया था आजाद हिंद फौज का आइडिया। सबसे पहले किसके मन में आया? मोहन सिंह के मन में आया था। और कहाँ पे आया था? मलाया में आया था। ये एक जगह है मलाया, वहां पे मोहन सिंह के मन में आइडिया आया। मोहन सिंह ने जाके ये बात रास बिहारी बोस को बताई। रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, लेकिन आगे जाकर उनको लगा कि ये इतनी बड़ी सेना को नहीं संभाल सकते, तो इन्होंने क्या किया, इसको सुभाष चंद्र बोस को इसका क्या बना दिया? सेनापति बना दिया। इसका क्या बना दिया? जनरल या गवर्नर बना दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? आंसर आएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजाद हिंद फौज का आइडिया सबसे पहले किसके मन में आया, तो वो कौन था? मोहन सिंह था। क्लियर? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से याद आया, मशहूरी आ गई भाई, आगे मशहूरी। तो वही बात है, पीएस टेट का जो बैच है वो शुरू हो चुका है 7 मार्च को। जल्दी से जल्दी इसके अंदर एनरोल करवा दीजिए। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप लोग? जल्दी से जल्दी एनरोल करवाइए। इसकी जो ऑनलाइन चार्जेस है वो इस तरह से है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड AC512 यूज़ करते हैं तो आपको 1500 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ਅਤੇ मैं इसनु प्राप्त करके रहूंगा। हाँ जी दसो ऐसा की आंसर की हो सकता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पता है मुझे, सभी को आता है, सारे विद्वान बैठे हैं मेरी क्लास में, मुझे पता है इस बारे में। तो इसका आंसर क्या आएगा? बाल गंगाधर तिलक। सभी को पता था इसका आंसर। आई नो, मैं जानती हूँ, सारे होशियार हैं, सारे के सारे विद्वान हैं। अब जिन जिन स्टूडेंट ने मुझसे हिस्ट्री की है ना, तो उन लोगों को पता है कि मैं विद्वान किसको कह रही हूँ, तो मेरे को पता चल गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्लियर? बात समझ में? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। कई बार इजी क्वेश्चन की सीरीज भी बना लेनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को रहता है कि यार आज तो मजा आ गया क्लास में ना, मजा आ गया ना। तो जलियांवाला हत्याकांड की घटना कब हुई थी? एक बात बताऊं, क्वेश्चन इजी हमें तब भी लगते हैं जब हम लोगों ने उन क्वेश्चंस को पढ़ा होता है, इसलिए वो क्वेश्चन हमें इजी लगते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं, लेकिन वो हमने पढ़े नहीं होते, तो वही क्वेश्चन हमें क्या लग जाते हैं? टफ लगने आते हैं। एक चीज बताऊं, क्वेश्चन पेपर को टफ भी हम ही बनाते हैं, इजी भी हम बनाते हैं। इजी तब बनाते हैं जब हमने पढ़ा होता है, टफ तब हम बनाते हैं कि जब हमने पढ़ा नहीं होता। क्लियर? तो जलियांवाला हत्याकांड की घटना कब वापरी थी? पता ही है आप सभी को, 13 अप्रैल 1919 को। बैसाखी का दिन था, रविवार का दिन था, शाम को 4 बजे थे। जलियांवाला में एक शांतिपूर्ण सभा की जा रही थी, पीसफुल एक मीटिंग की जा रही थी। वहां पे पंजाब का जो गवर्नर था माइकल ओ डायर, उसने क्या किया था? एक आदेश दिया था किसको? आर डायर को। आर डायर ने वहां पे गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, और एक हिंदू था जिसका नाम था हंसराज, उसने ही माइकल ओ डायर को इंफॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया जा रहा है जिसके अंदर लोग क्या क्रांति करने वाले हैं। तो आर डायर ने वहां पे गोलियां बरसाई, हजारों लाखों के लोगों में इसको क्या किया गया? कत्लेआम किया गया। क्लियर? बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। और जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला की सभा हुई किस लिए थी? क्योंकि जो पंजाब के जो 2 नेता थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन, इन दोनों को क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। किसको? सत्यपाल और सैफुद्दीन। सत्यपाल और सैफुद्दीन को क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। पंजाब का गवर्नर कौन था? माइकल ओ डायर था। पंजाब का गवर्नर जनरल कौन था? माइकल ओ डायर था। माइकल ओ डायर था। और अंग्रेज अधिकारी कौन था? जिसने उस सेना का रेजिमेंट अधिकारी कौन था? आर डायर था। कौन था? आर डायर था। इस ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। उधम सिंह ने की थी कब? 1940 में। कहाँ पे? लंदन में की थी। याद करो, मैंने आप लोगों को ये कहानी सुनाई हुई है कि घर तुम्हारा, देश तुम्हारा, बॉडी तुम्हारी, पुलिस वाले तुम्हारे, लोग तुम्हारा, सिर्फ पिस्तौल किसकी है? भारत की है, और यही तुम्हारे ऊपर क्या कर रही है? वार कर रही है। क्लियर? बात समझ में आई? तो आर डायर जो था उसने क्या इसका ऑर्डर को फॉलो किया था? माइकल ओ डायर को। क्लियर? बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसी के साथ आप लोगों को मैं बता दूं, जो स्टूडेंट लेक्चरर बनना चाहते हैं, जिनका लेक्चरर बनने का सपना है, उसके यूजीसी नेट का जो है वो बैच जो है वो शुरू हो चुका है। एक रिकॉर्डिंग बैच है जिसके जो चार्जेस हैं वो कुछ इस तरह से 10,000 रुपये हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने लेक्चरर बनने के सपने को क्या कीजिए, पूरा कीजिए। इसी के साथ आज के सेशन में इतना ही। अगर आप लोगों को हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री विद रितु में हमको ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको वहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड सारा अपडेट मिल जाएगा। क्लियर बात समझ में? तो आज की सेशन में इतना ही। कल हम दोबारा मिलेंगे इसी टाइम पे या शाम के 7 बजे। तो किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो हमेशा से एक ही चीज़ कहती हूँ, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, जिससे कि आप लोग अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाओ और अपने संकल्प को पूरा कर पाओ। क्लियर बात समझ में? थैंक यू सो मच, बाय।